हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम यहाँ पर एसीएफ के जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बताए थे जिसमें से बायोजूस वाला कॉन्सेप्ट मैंने पूरा क्लियर किया। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्वेश्चन था आपका, मैंने आपको बताया था। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। विच टाइप ऑफ टिश्यू? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज विच टाइप ऑफ टिश्यू? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किस प्रकार का ऊतक है? हमारा आंसर इसका बना है लिम्फेटिक टिश्यू। इसका आंसर हमारा क्या बना है, ध्यान रखना है, ये लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फेटिक टिश्यू मतलब क्या आपका, ये लसिका ऊतक। अब ये अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है और लिम्फेटिक टिश्यू क्या है। ठीक, चलिए तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये ध्यान रखना, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सिकम। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सिकम। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सिकम का रूपांतरण है। सिकम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सिकम हमारी बड़ी आंत का भाग होता है। इन आवर एंसेस्टर सिकम वाज कंसर्न्ड विथ द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। हमारे पूर्वजों में सिकम का संबंध सेलुलोज के पाचन से था। ये 3-4 क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना कि हमारे पूर्वजों में या जो हमारे एंसेस्टर हैं उनमें जो सिकम था सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता था। लेकिन वर्तमान मानव में सिकम की भूमिका कुछ भी नहीं है। मतलब हम लोग अब सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों में जो सिकम है ये कन्वर्ट हो चुका है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक्ट एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। एक अवशेषी अंग की तरह वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कार्य करता है। तो पहले इसका अपन कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है और ये सिकम क्या है। चलिए, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जब हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम अपने को इस तरीके से मिलता है। ये हमारी ओरल कैविटी, उसके बाद आपका ये फेरिंग्स, इधर से आपका ये नेजल चेंबर, रेस्पायरेशन, इधर आपका इसोफेगस, इसोफेगस के बाद आपका ये स्टमक। ये ऐसा करके पूरा डायग्राम अपन बनाते हैं। स्टमक के बाद फिर स्टार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इस तरीके से आपको मिलेगी यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, ध्यान रखना। ये आगे चल के और को डिटेल करूंगा मैं, लीवर, पेनक्रियाज वगैरह सब चीज को डायग्राम में दिखाऊंगा। ये ऐसा करके रहता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे यहाँ पर इसका एंडिंग हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक। तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की जहां पर एंडिंग होगी वहां पर अपने को ये ध्यान रखना है, ये मान लिया जाए हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये चालू हो गया क्या हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो जहां पर आपका लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में कनेक्ट होते हैं, ये जैसे हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पर ऐसा करके कनेक्ट हुआ किससे, आपका लार्ज इंटेस्टाइन से। तो जहां पर ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होगा वहां पर इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, यहां पर ध्यान रखना आपका, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना है, थोड़ा अच्छे से बना देता हूं डायग्राम में, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन इधर से आ रही है, ये हो गई आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां से चालू होना लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग होगा यहां पर एक ये इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यही स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान रखना आपका, ये हो गया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये हुआ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये स्ट्रक्चर पहले कहलाता था आपका सिकम। पहले किस नाम जाना जाता था, ये सिकम के नाम से जाना जाता था। और ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा करके आपका ये आगे बढ़ जाती है,
ठीक है, ये हो गई आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा करके आगे बढ़ गई। ठीक, तो हम यहाँ पर कंप्लीट डायग्राम नहीं लेना, ध्यान रखना। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ तक का हुआ, इसके बाद चालू होती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा 3 पार्ट होता है, ध्यान रखना। ये हो गया सिकम, दूसरा आपका कोलोन, और थर्ड पार्ट क्या होता है आपका ये रेक्टम। यहाँ पर सिकम, उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर कोलोन, और लास्ट वाला पार्ट आपका क्या रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट में आपका डिवाइड है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो पहला पार्ट है वो क्या है आपका सिकम। हमारे एंसेस्टर में जो सिकम है ये सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता था। मतलब हमारे जो एंसेस्टर हैं या जो हमारे पूर्वज हैं वो लोग क्या करते थे, आपका अनराइप फ्रूट, रूट्स या प्लांट्स का जो डिफरेंट पार्ट है उसको कच्चा खा जाते थे। अनराइप फूड, कच्चा भोजन लेते थे। तो अनराइप जो फूड है उसमें सफिशिएंट अमाउंट में क्या होता है, सेलुलोज होता है। क्योंकि भाई प्लांट में सेल वॉल होती है, प्लांट में क्या होती है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती है। सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या होता है, सेलुलोज होता है। मतलब जितने भी प्लांट प्रोडक्ट हैं उसमें आपको सेलुलोज सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाएगा। तो हमारे पूर्वज जो थे वो कच्चा भोजन या अनराइप फ्रूट्स को खाते थे या अनराइप फूड को खाते थे, तो उसमें सेलुलोज की सफिशिएंट अमाउंट थी। और सिकम नाम का जो स्ट्रक्चर था सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता था। लेकिन बाद में ह्यूमन क्या किया, राइपन फूड, भोजन को पका करके खाना शुरू कर दिया, या कार्निवोर्स, मांसाहारी प्रवृत्ति को अपना लिया। मतलब कुल मिलाकर के सेलुलोज के डाइजेशन का जो वर्क है वो धीरे धीरे क्या होता चला गया, कम होता चला गया। तो जो सिकम है, सिकम सेलुलोज का डाइजेशन करता था, मतलब उसकी वर्किंग धीरे धीरे क्या होते चले गई, कम होते चले गई। और वर्तमान में एक छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में अपने को दिखाई देता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है आपका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से इसको जानते हैं। और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग की डेफिनेशन को आप समझ जाइए। वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग क्या होता है, मतलब ऐसा कोई ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर में वर्किंग करता था, वेल डेवलप्ड था, लेकिन वर्तमान मानव में वो नॉन फंक्शनल हो चुका है या रिड्यूस हो चुका है। तो ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, या हिंदी में इसको बोलते हैं अवशेषी अंग। मतलब ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में पूर्ण विकसित थे, कार्यात्मक रूप से सक्रिय थे, लेकिन वर्तमान में अपहासित हो चुके हैं और नॉन फंक्शनल हो चुके हैं। ऐसे अंगों को अपन क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि मानव में अवशेषी अंगों की संख्या लगभग कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है, इन ह्यूमन बॉडी अबाउट 200 वेस्टिजियल ऑर्गन। मानव में लगभग 200 अवशेषी अंग ज्ञात हैं। तो वैसे ही जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, सिकम का मॉडिफिकेशन, ये भी एक प्रकार का क्या है, अवशेषी अंग है। और ये बना है किस चीज से बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना ये बना हुआ है किससे, लिम्फेटिक टिश्यू या लसिका ऊतक से बना हुआ है। अब लिम्फेटिक टिश्यू क्या होता है, आगे चल करके एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, जब ब्लड वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ब्लड और लिम्फ, मतलब हमारे बॉडी में 2 प्रकार के लिक्विड हैं, एक है ब्लड और दूसरा क्या है आपका लिम्फ। तो जब लिम्फ या लसिका वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा डिटेल मिलेगा, लिम्फ एंड लिम्फेटिक ऑर्गन, मतलब लसिका तथा लसिका ऊतक एवं लसिका अंग, ये सब अपने को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो वहां पर आपको मैं क्लियर करूंगा कि लिम्फेटिक ऑर्गन होता क्या है। फिलहाल इतना बस ध्यान रखना कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किसका रूपांतरण है, सिकम का रूपांतरण है। सिकम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। हमारे पूर्वजों में सिकम की क्या भूमिका थी, सेलुलोज के पाचन में, लेकिन वर्तमान में यह अवशेषी अंग में कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान मानव निम्नलिखित में से किसका डाइजेशन नहीं कर सकता है। तो अपने को ध्यान रखना है, वर्तमान मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है। मॉडर्न मैन आयथन में अनेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज because cecum is modified into vestigial organ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो अब यहां पर क्या होता है कि जैसे फूड मटेरियल इधर से आएगा, तो फूड मटेरियल यहां पे यदि स्टोर होने लग जाता है, फूड मटेरियल यहां पे क्या हो जाएगा, स्टोर होने लग जाएगा। तो इसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। इसमें क्या हो जाएगी, जो अपेंडिक्स है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, और स्वेलिंग आ जाने पर पेन होने लगता है, जिसको अपन बोलते हैं अपेंडिक्स पेन। तो बाद में इसको
ऑपरेशन के द्वारा काट करके अलग किया जा सकता है। इसको ऑपरेशन के द्वारा क्या है, काट करके अलग कर देते हैं। तो ऑपरेशन के द्वारा इसको काट करके अलग करने की जो प्रोसेस है ये कहलाती है, ध्यान रखना है, अपेंडेक्टोमी। क्या कहलाती है आपका ये, अपेंडेक्टोमी के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखना। द सर्जिकल रिमूवल प्रोसेस ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडेक्टोमी। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, यहाँ पे आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर हम यहां से बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। ठीक, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन। आपका क्या है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में प्रकाश संचरण का सबसे प्रभावी रंग होगा। ठीक है, मतलब अपने को यह ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट, विच स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट इज मोर यूजफुल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब दृश्य प्रकाश का कौन सा स्पेक्ट्रम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सर्वाधिक प्रभावी होगा। तो देखिए, जो हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में, जो पढ़ते हैं हम, ये हमारे पास क्या है, ये लाइट का स्पेक्ट्रम हम मान लेते हैं कि भाई अपने को ये जो सनलाइट यहां से आ रही है, ये क्या है आपका, ये सनलाइट आ रही है। इस सनलाइट में क्या क्या चीज है आप देखना, इस सनलाइट में आपको क्या मिलेगा, यहां पर एक्स रेज। ठीक है, इधर आपका ये गामा रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इधर आपका क्या हो जाएगा, ये अल्ट्रावायलेट रेज, ये क्या हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो गया विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मतलब क्या हो गया आपका, ये दृश्य प्रकाश। ये क्या हो गया आपका, दृश्य प्रकाश हो गया, विजिबल लाइट हो गया। इस विजिबल लाइट में हम क्या पढ़ते हैं, विबग्यार, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, दृश्य प्रकाश कहा जाता है। और इसके बाद क्या आता है, ध्यान रखना आपका, इसके बाद फिर आपका ये इंफ्रारेड वगैरह आ जाता है। ये क्या आ जाता है, इसके बाद आपका ये इंफ्रारेड आ जाता है ये। ठीक है, ये हो गया इंफ्रारेड हो गया। इंफ्रारेड के बाद फिर आपका माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, ऐसे करके बहुत सारी यहां पर क्या होती हैं, तरंग होती हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस लाइट में होती है। इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है, वेवलेंथ, ये क्या होता है 390, ये आपका 390 नैनोमीटर, और ये क्या हो गया आपका 760 नैनोमीटर। तो एग्जाम में दो तरीके का क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना। यही है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, यही क्या है आपका स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है ये आयतन में। अब इसमें अपने को एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, विच लाइट इज यूजफुल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोगी प्रकाश कौन सा होगा। तो आपको ध्यान रखना है 390 नैनोमीटर से लेकर के आपका 760 नैनोमीटर के जो लाइट है, इसी में फोटोसिंथेसिस होती है। इसी को अपन विजिबल लाइट बोलते हैं। मतलब ये लाइट हमको नहीं देख सकते, इसको भी नहीं देख सकते, लेकिन इसको भी हम नहीं देख सकते, लेकिन ये वाली जो लाइट है इसको अपन क्या यहां पर देख सकते हैं। और यही क्या है जो विजिबल लाइट है, ये क्या आपका 3 प्राइमरी कलर, 3 प्राथमिक रंग, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, इनको हम क्या बोलते हैं 3 प्राइमरी कलर के नाम से जाना जाता है। और ये ध्यान रखना कि ये जो आपका सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, ये सीक्वेंस क्या है आपका, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये क्या है आपका सीक्वेंस है, जो ये कैसा सीक्वेंस है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, किस चीज का, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन यही जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर किस चीज के लिए ध्यान रखना आपका, ये एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आयतन में फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, आवृत्ति का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और किसका है आपका ये। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर आपका क्या है, जो पेनिट्रेशन पावर है, भेदन क्षमता है, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, प्रकाश का प्रकीर्णन, उसका भी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब घटता हुआ क्रम है, ये घटता हुआ क्रम है किसका, ऊर्जा का घटता हुआ क्रम है, आवृत्ति का घटता हुआ क्रम है, भेदन क्षमता का घटता हुआ क्रम है, और प्रकीर्णन का घटता हुआ क्रम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर केवल एक ही बेस पर इंक्रीजिंग इसको बोलोगे, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य का क्या है आपका, ये बढ़ता हुआ क्रम है, आपको ये ध्यान रखना है।
तो अब यहां पर आपको यह समझना है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी लाइट इस्तेमाल होती है। तो आपको ध्यान रखना है प्राथमिक रंग आपके 3 हैं। प्राइमरी कलर कितने हैं आपका? रेड, इधर आपका क्या हो गया? ब्लू, और ये क्या हो गया आपका? ग्रीन। रेड, ब्लू और ग्रीन, इनको हम बोलते हैं 3 प्राइमरी कलर। तो आप ये समझ जाइए कि भाई अब आपके पास 3 प्राइमरी कलर है विजिबल लाइट का। तो जो पत्ती है प्लांट की, जो लीफ है, उसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के प्रभाव से जो ग्रीन लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रेड और ब्लू को क्या कर लेगा? वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। पॉइंट को समझना है यहां पे कि भाई हमको पत्ती हरी क्यों दिखाई देती है, लीफ अपने को ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो उसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या करेगा? जिस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वो हमारे रेटिना में जाकर के टकराएगी, ठीक है। मतलब ये, इसको भी यहां से मैं हटा देता हूं। अब यहां पर आप देखिए, समझना, ये जो हमारा सनलाइट है, ये सनलाइट आ रही है, इसमें हमारे काम की लाइट कौन सी है? विजिबल लाइट है, दृश्य प्रकाश है। विजिबल लाइट में कितने कलर हैं? ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, और ये क्या हो गया? ग्रीन हो गया। ये आपके पास क्या है? ये हरी पत्ती है। ये क्या हो गई? यहां पर ये हरी पत्ती हो गई है, ठीक। अब देखिए यहां पर ये जो दृश्य प्रकाश है, ये दृश्य प्रकाश यहां पर ये इस तरीके से पड़ा ये जा करके, ठीक। इस लीफ ने, जो क्लोरोफिल है इसका, इसने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया किसको? रेड और ब्लू को इसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब लाल और नीले प्रकाश को इसने अवशोषित कर लिया। और रिफ्लेक्ट किसको किया? यहां पर ध्यान रखना है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट किया, हरे रंग को परावर्तित किया। तो हरे रंग को जब परावर्तित किया तो हमारी जो नेत्र है, उस नेत्र में आपको ये कौन सी लाइट जाके टकराएगी? यहां पर ये ग्रीन लाइट यहां पर टकराई। तो भाई जो परावर्तित होकर हमारे रेटिना में जाएगी वो कलर अपने को दिखाई देगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भाई क्लोरोफिल युक्त पत्ती हरी क्यों दिखाई देती है? तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि हरे रंग को परावर्तित करती है। तो जिस रंग को परावर्तित करेगी वो हमारे रेटिना में जाके टकराएगा और वो कलर अपने को दिखाई देगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। बोलने का मतलब क्या है कि प्लांट ने रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषण कर लिया। और जो रेड और ब्लू लाइट है इसका प्लांट में इस्तेमाल होगा। किस चीज में इस्तेमाल होगा? फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ। मतलब पौधे लाल एवं नीले प्रकाश का अवशोषण करके प्रकाश संश्लेषण और वृद्धि की क्रिया में इसका उपयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्लांट ने अवशोषित किसको किया? रेड और ब्लू लाइट। लेकिन यहां पर भी ध्यान रखना, फिर क्वेश्चन देगा मोर अमाउंट में किसको एब्जॉर्ब किया? तो मोर अमाउंट में किसको एब्जॉर्ब किया? ध्यान रखना, ब्लू लाइट को मोर एब्जॉर्ब करते हैं, ये ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि पौधे वृद्धि और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए लाल तथा नीले प्रकाश को अवशोषित करते हैं। अधिक मात्रा में किसको अवशोषित किया? मोर एब्जॉर्प्शन। आप आंसर क्या देंगे? ब्लू लाइट को तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में अवशोषित किया जाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखना, रेड एंड ब्लू लाइट बोथ आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ, ठीक। लेकिन मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मैक्सिमम ग्रोथ अकर इन विच टाइप ऑफ लाइट। तो यहां पर ध्यान रखना कि दोनों अवशोषित हुए हैं, दोनों का एब्जॉर्प्शन हुआ है। लेकिन मोर अमाउंट में किसका एब्जॉर्प्शन हुआ है? ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ है। लेकिन मोर फंक्शनल कौन है? तो आपको ध्यान रखना, रेड लाइट। मतलब आपको जो बोला जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस में विजिबल लाइट का कौन सा पार्ट ज्यादा यूजफुल है या ज्यादा उपयोगी है, तब आप आंसर क्या देंगे? रेड लाइट। क्वेश्चन आता है मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ अकर इन विच लाइट? तो आपको ध्यान रखना रेड लाइट। लेकिन एब्जॉर्प्शन ज्यादा किसका हुआ है? तब आंसर आप क्या देंगे? यहां पर ब्लू लाइट आपको आंसर देना है। तो ये हमारा जो एग्जाम का क्वेश्चन था, विच स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट आर मोर यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस, हमारा आंसर क्या बना? रेड लाइट हमारा आंसर बना। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए इसकी स्टोरी भी पूरी क्लियर हो जाती है यहाँ पे। फिर यहाँ से बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द फंक्शन ऑफ एटीपी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द फंक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी मतलब क्या हुआ यहां पे ध्यान रखना, द फंक्शन ऑफ एटीपी इज, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी का कार्य ऊर्जा का स्थानांतरण करना है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी।
लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहां से कहां कर रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द फंक्शन ऑफ एटीपी इज ट्रांसफर्ड टू एनर्जी, ट्रांसफर्ड एनर्जी फ्रॉम, ठीक है। तो ये कहां से कहां एनर्जी को ट्रांसफर करेगा अपने को देखना है। तो भाई सबसे पहले तो हम ये देख लें एटीपी क्या है। तो एटीपी ध्यान रखना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका क्या है आपका ये फुल फॉर्म क्या हुआ इसका, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हो गया आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया। पहले हम एटीपी को समझ जाएं। अब देखिए अपने को ध्यान रखना हमारी जो पूरी पृथ्वी है एक इकोसिस्टम है, हमारी पूरी पृथ्वी क्या है, एक इकोसिस्टम है। एंड सन इज द अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर इकोसिस्टम। हमारे इस इकोसिस्टम में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है आपका, सन। अब जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। कौन करेगा फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट, ठीक है। तो लिविंग बॉडी के अंदर में जो एनर्जी स्टोर है वो किस फॉर्म में स्टोर है, तो आपको ध्यान रखना है एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा में भाई हमारे इकोसिस्टम में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, अल्टीमेटली सोर्स सन। लेकिन लिविंग बॉडी के अंदर में भाई मेरे शरीर में जो ऊर्जा है किस रूप में संचित है, एटीपी के रूप में संचित है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोई प्लांट है उस प्लांट में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोरेज है, तो आपको क्या ध्यान रखना है एटीपी के फॉर्म में स्टोरेज है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये एटीपी का कॉन्सेप्ट हुआ। बाकी आगे चलकर और बहुत कुछ क्लियर होगा जब डिटेल पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, वहां पे एटीपी का डिटेल आपको मिलेगा। यहां पर फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। तो फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है इस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, फर्स्ट लाइट रिएक्शन एंड देन डार्क रिएक्शन। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये 2 चरणों में संपन्न होती है, ध्यान रखना है आपको, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है। आपका फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। ये आपका क्या यहां पर लाइट रिएक्शन, और दूसरा क्या होता है आपका यहां पर ध्यान रखना है ये डार्क रिएक्शन। दूसरा क्या हो गया आपका ये डार्क रिएक्शन। तो लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो यहीं पर क्या होता है कि ये जो आपका सोलर एनर्जी है ये सोलर एनर्जी यहां पे कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, आपका एटीपी में कन्वर्ट होगी। किसमें कन्वर्ट होगी आपका ये एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हो गई। आगे चल के पूरा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कि यहां पर अपने को जो एनर्जी बनती है, एनर्जी कितनी बनती है टोटल यहां पर 18 एटीपी प्लस 12 NADPH, ये भी एनर्जी का एक फॉर्म है। आए समझ में, ये भी एनर्जी का एक फॉर्म है, ये भी एनर्जी है, समझ में आए कि नहीं। तो यहां पर ये डिटेल फोटोसिंथेसिस में बताऊंगा मैं। तो ये जो एटीपी है ये लाइट रिएक्शन से ये ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर, आपका डार्क रिएक्शन में ट्रांसफर होगा। मतलब लाइट रिएक्शन के लिए सनलाइट की प्रेजेंस मस्ट है। इसी प्रोसेस में या लाइट रिएक्शन में आपका जो सोलर एनर्जी है वो एटीपी और NADPH के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो एनर्जी है यहां पे डार्क रिएक्शन में होना है, तो डार्क रिएक्शन के लिए जरूरी नहीं है प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब लाइट हो भी सकती है और लाइट नहीं भी हो सकती है। तो भाई यदि डार्क रिएक्शन है लाइट को जरूरी नहीं है कि नहीं, तो भाई उसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, तो इसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, ये जो 18 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी है और 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, यही एनर्जी डार्क रिएक्शन में क्या होती है, इस्तेमाल होती है, ये ध्यान रखना है। मतलब यहां पर एटीपी ट्रांसफर्ड एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू द डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम से संबंधित जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम प्रॉपर डिस्कशन करते रहेंगे और बहुत अच्छा तरीका आप स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।